नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के प्रभारी मुकेश नायक का कहना है कि देश में लंबे समय बाद पहली बार ऐसा चुनाव हुआ जिसमें रोजगार, खेत खलियान, गरीब मजदूर की चर्चा हुई। वहीं उत्तर भारत में जनता ने बीजेपी को जानकारी दिया। खासकर उत्तर प्रदेश में जो परिणाम देखने को मिले उसके लिए पढ़े लिखे और प्रबुद्ध नागरिकों का आभार है, जो कहीं न कहीं इस बात को समझ गए थे यदि इस बार भी बीजेपी स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाती है तो देश में तानाशाही की स्थिति बन जाएगी, आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा और भविष्य में कभी चुनाव नहीं होंगे। बीजेपी और मोदी स्वयंभू देश के पार्टी और नेता बन जाएंगे। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। वो बीजेपी का कैंडिडेट कहाँ है? वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसका नाम अनाउंस किया है। अभी तो असली उम्मीदवार तो अब घोषित होगा जब कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। वो ओरिजिनल कैंडिडेट होगा। ये तो कांग्रेस से भागा हुआ आदमी है। अल्टीमेटली क्या तैयारी है? अब ऐसा है कि इस उपचुनाव में एक अगर आप बुधनी चुनाव को छोड़ दें तो बाकी जो 3 उपचुनाव होने वाले हैं, इन 3 उपचुनाव में जो 6 उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं, ये 6 के 6 कांग्रेसी नेता रहेंगे। इसके पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है मध्य प्रदेश की राजनीति में, जब 22 लोग कांग्रेस छोड़ के गए थे, उनको टिकट दिया बीजेपी ने, वो कांग्रेस के एमएलए थे। उसके बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, वो भी कांग्रेसी थे। यानी 44 के 44 कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे थे। मतलब आप समझने की कोशिश करें मैं कह क्या रहा हूँ कि जो राजनीतिक प्रतिबद्धता यानी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन, एक पार्टी और विचार पर टिकने वाली बात, ये अब नहीं रही। ये बिल्कुल एक नई राजनीतिक संस्कृति है जिसका निर्माण बीजेपी ने किया है कि जिसमें दोनों उम्मीदवार एक ही विचार, एक ही पार्टी और एक ही परंपरा के होते हैं। जब वो आपके थे तो फिर गए क्यों? वो कहाँ से आपके रहे? वो इसलिए गए कि भविष्य के प्रति सुरक्षा का बोध उनके मन में था, पैसे का लालच उनके मन में था, पद का लालच उनके मन में था। भाई एमएलए तो यही थे, अब दोबारा एमएलए बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कितने मूर्ख लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। मैं अभी नहीं मान रहे कांग्रेसी, मैं एक बहुत आइडियोलॉजिकल कन्वेक्शन की बात कर रहा हूँ, वैचारिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक प्रतिबद्धता की बात कर रहा हूँ। मैं उनको कांग्रेस ही नहीं मान रहा हूँ। और अब कौन किस पार्टी में है पूरे देश भर में, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सर आपकी क्या तैयारी चुनाव कब तक प्रत्याशी होगा? कौन होगा प्रत्याशी? अभी तो नॉमिनेशन शुरू होंगे और बहुत जल्दी हमारा एक अच्छा उम्मीदवार घोषित होगा। वहाँ हमने 2 प्रभारी वहाँ बना दिए हैं, आपकी जानकारी में है, और उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया। वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे और हम तीनों चुनाव जीत रहे हैं। ये उस तरह से छीना झपटी नहीं कर पाएगी बीजेपी, जैसे सिंधिया जी जब चले गए थे तब हुए थे। आपको पता है कौन है। सर 2 जगह तो आप विधायक की तत्व निर्माण के लिए अब तक विधानसभा तक नहीं गए। नहीं, अब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो जो संसदीय नियम संचालन और प्रक्रिया है उसके अनुसार सब चीजें शुरू होगी। हमारा प्रतिपक्ष का नेता विधानसभा अध्यक्ष को उसके प्रमाण सहित लिख के देगा, कांग्रेस अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष को लिख के देंगे कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से बीजेपी ज्वाइन कर ली है और इसलिए दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता को शून्य किया जाए। तो वो इस्तीफे क्यों नहीं दे रहे जैसे कमलेश शाह ने दिया है? अब ये तो निर्लज्जता और बेशर्मी आई है, इस्तीफे नहीं दे रहे। बीजेपी में चले गए तो भी इस्तीफा नहीं दे रहे। आज उन्होंने कहा कि इनकार के कारण ये 241 पर निपट गए लोग। उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोगों ने राम की श्रद्धा नहीं की, इसलिए आप लोग 234 पे रुक गए। वो 241 पे चले गए, पे रुके क्योंकि उनका अहंकार हो गया था राम की भक्ति का। नहीं, ये दोनों ही बातों को मैं खारिज करता हूँ, इसका कोई अर्थ नहीं है। देखिए, ये जरूर है कि 22 जनवरी को जब राम जन्मभूमि की पर श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी
उस वक्त जैसा देश का वातावरण लग रहा था, तो हम लोगों को तो लग रहा था कि कोई चुनाव इस देश में होगा ही नहीं। बीजेपी ने इतना आध्यात्मिक वातावरण बना दिया था, इतना अनुराग और भक्ति का वातावरण बना दिया था, ऐसी धूल आंख में झोंकी थी कि सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था। लेकिन शनै शनै धन्यवाद है इस देश की पढ़े लिखे लोगों की और जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने इन 30 सालों में पहली बार चुनाव के नैरेटिव को उत्तर भारत में चेंज किया। खास तौर से भारत का केंद्र बिंदु आस्था, विश्वास, सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा का उत्तर प्रदेश, वहाँ पर नैरेटिव चेंज किया जनता ने और पूरे नैरेटिव को, जीवन को छूते हुए सवाल के आसपास केंद्रित किया। पहला चुनाव है 30 साल में जिसमें नौकरी पे चर्चा हुई, महंगाई पर चर्चा हुई, खेत खलिहान पे चर्चा हुई, धरती के रंग जैसे किसानों पर चर्चा हुई, और सबसे बड़ी बात है कि भारत का भविष्य और संविधान पर चर्चा हुई। तो जब ये चर्चा हुई तो फिर इन सब चर्चाओं में और इन सब धारणाओं के बीच में ये मुद्दे बनने के बाद बीजेपी का पड़ला धीरा पड़ गया, और दूसरे चरण के बाद जिस तरह से चुनाव बदलना शुरू हुआ उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ये गलत कह रहे हैं इंद्रेश कुमार, ये गलत कह रहे हैं कि आरएसएस के नेता बीजेपी में अहंकार आ गया था। आप बेईमानी आ गई थी, अहंकार आ गया था, करप्शन आ गया था, और उन्हें लगने लगा था कि वो भगवान हो गए हैं। अब उन्हें सत्ता और पावर से कोई हटा नहीं सकता। ये तमाम चीजें मिलाकर पूरा एक पैकेज बना जिससे बीजेपी का पराभव हुआ। ऐसा कहते रहे, कल शंकराचार्य ने कहा, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, कि जो प्राण प्रतिष्ठा अभी 2.5 से 3 साल लगेगा मंदिर निर्माण के लिए और आगे। अब बताइए, शरीर बना नहीं है और प्राण डाल दिए। कभी सुना आपने ऐसा कि अभी मंदिर में कलश भी नहीं लगा, मंदिर का शरीर भी नहीं बना? ये भावराज्य है, ये अनुराग और भक्ति का विषय है, और जिसकी अपनी परंपराएं और नियम और प्रक्रिया है। कह रहे थे ना अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जब मंदिर बनेगा, कंप्लीट होगा, तो चारों शंकराचार्य उसकी असली प्रतिष्ठा करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा। अभी तो ये बीजेपी का कार्यक्रम हुआ है वहाँ, और ये बीजेपी ने उसकी टाइमिंग ऐसी रखी ताकि चुनाव में उसका प्रभाव डाला जा सके। मतलब फिर से करेंगे शंकराचार्य? देखिए, अगर मोदी जी लोकसभा में प्रस्ताव पास करके मंदिर बनाते तो हम ये समझते कि इन्होंने सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा की एक छोर पर खड़े होकर इन्होंने वकालत की है। ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना है, और केंद्र में बीजेपी का पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा की। उन्होंने अपना भाव कहाँ प्रकट। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।